नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में जाना था। इस वीडियो में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इसको सुनने की कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से, फिर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन पर चर्चा करेंगे और उनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से अधोलिखित व्यवस्थाएं की गई थी, जो निम्न है। नंबर फर्स्ट, गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर सेकंड, अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेता होना अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार, धर्म और के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारतीय परिषद को विधेयी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया, जो सभी मनोनीत थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। इस अधिनियम में वायसराय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए, जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद के बहुमत की अपेक्षा कर सकता था। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, मद्रास एवं बम्बई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 एवं 1897 ईस्वी में विधान परिषदों की स्थापना हुई। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करता था। नेक्स्ट, संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1861 ईस्वी का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे पहली बार विधि निर्माणों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया गया, क्योंकि प्रथम बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। साथ ही इसके द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषद स्थापित करने की व्यवस्था की गई थी।
अतः इस अधिनियम ने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। इन्हें भी जानिए। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, जिसके अनुसरण में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1884 में। नेक्स्ट, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्र घोषित किया गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अधिनियम पर। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा एल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग ने काफ़ी जोर पकड़ लिया। इसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। इसके प्रमुख उपबंध अधोलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। नेक्स्ट, प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में अधिकतम 20 और उत्तर पश्चिमी प्रांत में यह संख्या अधिकतम 15 निश्चित की गई। नेक्स्ट, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता था। नेक्स्ट, परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार 1892 ईस्वी का कानून 1861 ईस्वी के कानून से अधिक प्रगतिशील था। यद्यपि उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था, तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। सदस्यों के अधिकारों में से भी कुछ वृद्धि हुई और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सका। नेक्स्ट अधिनियम की बात करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा थी कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सर अरुण टेंडले समिति के निर्माण के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। प्रांतीय विधान परिषदों बम्बई, मद्रास, बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 कर दी गई थी। इस प्रकार व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांत के सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। पदेन सदस्य जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा प्रांतों में गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के सदस्य। नंबर 2 मनोनीत सरकारी अधिकारी। नंबर 3 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। नंबर 4 निर्वाचित सदस्य। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। नंबर 1 साधारण,
नंबर 2 वर्ग विशेष और नंबर 3 विशेष। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा था, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलगामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, जबकि एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह वायसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार 1909 ईस्वी का अधिनियम नरमपंथी राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, परंतु वास्तव में इसका उद्देश्य राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना, राष्ट्रवादी जमात में फूट डालना तथा भारतीयों के बीच एकता न होने देना था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन एवं विशेष सुविधाएं देकर अंग्रेज सरकार ने भारत की एकता को खंडित कर दिया। फिर भी उपयुक्त सुधार सर्वथा बेकार न थे। भारतीयों को संसदीय शासन व्यवस्था का परिचय इन्हीं सुधारों से प्राप्त हुआ। संसदीय शासन की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के पश्चात उत्तरदायी शासन की व्यवस्था को रोकना असंभव था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कदम थे। ये सुधार उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा थी। अगले वीडियो में हम भारत सरकार अधिनियम 1919 के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।